Hello my dear students and welcome back to the channel once again, and today I am here with the part 2 of partial inversion. Part 1 already ख़त्म हो चुका है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, and today I am here with partial inversion part 2. So अभी आपके स्क्रीन पर है partial inversion का रूल नंबर 1, यानी partial inversion part 2 का रूल नंबर 1 वह है लिटिल प्लस partial inversion प्लस अ क्लॉज। इसका मतलब है कि लिटिल एक एडवर्ब है, लिटिल एक एडवर्ब है, और वह कौन सा एडवर्ब है? वह है नेगेटिव एडवर्ब प्लस पार्शियल इन्वर्जन, और उसके बाद जो क्लॉज आएगा वह पार्शियल इन्वर्जन होगा, और उसके बाद भी एक क्लॉज आएगा वह इन्वर्जन में नहीं होगा, वह नॉन इन्वर्टेड क्लॉज होगा। तो लिटिल एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो कैसे है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन सारा। सो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी ना के बराबर। यह हुआ एक नेगेटिव एडवर्ब। सो नेगेटिव एडवर्ब है और वो सेंटेंस के शुरू में है, तो वह इन्वर्टेड होगा, वह वाला पार्ट इन्वर्टेड होगा, और उसके बाद एक और क्लॉज आएगा। एग्जाम्पल है आई न्यू लिटिल व्हाट माई बिजनेस पार्टनर हैड बीन डूइंग। यह पार्ट इन्वर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सेंटेंस की शुरुआत एक प्रोनाउन से हुई है, और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से यानी सब्जेक्ट से होता है तो वह पार्ट इन्वर्टेड नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। सो यहाँ पर इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई न्यू लिटिल व्हाट माई बिजनेस पार्टनर हैड बीन डूइंग, यानी मेरा बिजनेस पार्टनर क्या कर रहा था उसके बारे में मुझे ना के बराबर जानकारी थी, यानी यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट जब हम इस लिटिल को, जो एक नेगेटिव एडवर्ब है, उसको जब हम सेंटेंस के शुरू में लाते हैं तो वह वाला क्लॉज इन्वर्टेड हो जाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जब सिंपल पास्ट को हम इन्वर्जन फॉर्म में करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले डिड आता है, सब्जेक्ट से पहले डिड आया है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया है। दिस इज पार्शियल इन्वर्जन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। पहला सेंटेंस नॉन इन्वर्टेड है और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, नेवर। नेवर भी जैसा कि आपको पता है यह एक नेगेटिव वर्ड है और एक नेगेटिव एडवर्ब है। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो नेवर के बाद कोई भी टेंस आ सकता है, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट रूटीन या हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, वहाँ पर नेवर का यूज होता है। सो कोई भी टेंस और उसका पार्शियल इन्वर्जन होगा, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें। आई नेवर फेल्ट नाइस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस सेंटेंस में नेवर का यूज तो हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हुआ है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, तो यह इन्वर्टेड नहीं होगा। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी अच्छा महसूस नहीं किया, यानी वह ऑर्गेनाइजेशन मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। अब इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे करेंगे? तो नेवर को हम सब्जेक्ट के पहले लाते हैं, और जब नेवर सब्जेक्ट के पहले आ गया, यानी सेंटेंस के शुरू में आया, तो वह पार्ट इन्वर्टेड होगा। और सिंपल पास्ट का जब भी हम इन्वर्टेड करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम डिड यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। द फॉर्मर is a non-inverted sentence while the latter is an inverted sentence. Now let's come to rule number 3. Rule number 3 में there are certain adverb phrases which are considered to be negative adverb phrases, like under no circumstances, in no way, in no time, या फिर not until। उसके बाद कोई भी टेंस आ सकता है, और जो भी टेंस आएगा वह क्लॉज
इन्वर्टेड होगा और पार्शियली इन्वर्टेड होगा, इट मीन्स दैट विल बी पार्शियल इन्वर्जन। ही शुडंट लीव द जॉब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, उसे किसी भी परिस्थिति में जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस सेंटेंस के शुरू में नहीं आया है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस सेंटेंस के शुरू में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन का सवाल ही नहीं उठता। सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये इन्वर्टेड नहीं है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत एक प्रोनाउन से हुआ है जो सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम उसी अंडर नो सर्कमस्टांसेस को सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो चूंकि वह एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है तो हम उसे इन्वर्टेड करते हैं। और इन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पर है शुड है और प्लस V1 है, तो यानी शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी इसको कहते हैं। वह सब्जेक्ट के पहले आएगा और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। नाउ दिस इज द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके या फिर हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं वे सारे भी ऑक्सिलरी वर्ब ही है, वे मेन वर्ब्स नहीं होते हैं। इसलिए हम पार्शियल इन्वर्जन में अगर कोई मॉडल आया है तो मॉडल को हम सेंटेंस से पहले करेंगे और मेन वर्ब को सेंटेंस के बाद करेंगे। नाउ लेट्स कम टू सम एग्जांपल्स। इन नो वे कुड ही पास द एग्जाम विदाउट चीटिंग, बिल्कुल सही है। इन नो वे एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है, यह सेंटेंस के शुरू में है तो हम सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब डालेंगे। इन नो टाइम, अगेन इन नो टाइम सेंटेंस के शुरू में आया है तो वह पूरा क्लाउज इन्वर्टेड होगा और हमने क्या किया है, सब्जेक्ट्स के पहले हैव और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और वहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह होता है हैव या हैज, और यहाँ पर उसको हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। नंबर थर्ड है नॉट अंटिल। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, नॉट अंटिल एक नेगेटिव एडवर्ब है लेकिन वह वाला क्लॉज इन्वर्टेड नहीं होगा। सेंटेंस के शुरू में है लेकिन जो नेक्स्ट क्लाउज है वह इन्वर्टेड होगा, यानी इसमें दो क्लाउजेस है। नॉट अंटिल जो एक कंजंक्शन का भी काम करता है वह वाला क्लाउज प्रेजेंट टेंस में है और जो दूसरा क्लाउज है वह फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस वाला पार्ट इन्वर्टेड होगा। सो यहाँ देखिए नॉट अंटिल आई हैव, यहाँ सब्जेक्ट पहले है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल इन्वर्टेड नहीं है। टू एवरीवन, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज है वह है विल आई बी एबल टू, यानी आई विल बी एबल टू कभी भी नहीं होगा, यह पार्ट इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लाते हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विल है, विल पहले लाए और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने क्या डाला, बी, यानी यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सो यह इन्वर्टेड है। नेक्स्ट लेट्स कम टू रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 4 में है कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स है, जैसे नॉर है, नीदर है, सो है और एज है। कुछ नेगेटिव भी है और कुछ पॉजिटिव भी है। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, यह बात की बात है। पहले मैं यह बता दूं कि जिस क्लाउज के शुरू में इनमें से कोई भी एक वर्ड आया है तो वह क्लाउज इन्वर्टेड होगा, यानी उस क्लाउज का इन्वर्जन होगा। और हम इन वर्ड्स का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि उस पूरे सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड है, यानी एक जो वर्ब है उस वर्ब को रिपीट होने से बचाने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से हम समझेंगे। राम डिडंट पास द एग्जामिनेशन, राम एग्जाम पास नहीं किया। हिज ब्रदर ऑल्सो डिडंट पास द एग्जामिनेशन, उसका भाई भी
एग्जाम पास नहीं किया, यानी राम भी नहीं किया, उसका भाई भी नहीं किया। हमने क्या किया है? डिडंट पास। और यहां पर भी हमने डिडंट पास, यानी वर्ब को हमने रिपीट कर दिया है, जबकि दोनों का एक्शन पैरेलल है, दोनों का एक्शन सेम है, तो हम वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे। तो चूंकि नेगेटिव है, एक्शन नेगेटिव है, तो वहां पर हम नॉर यूज करेंगे और नाइदर भी यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले नॉर का यूज करते हैं। राम डिडंट पास द एग्जामिनेशन नॉर। अब यहां पर पास है, बट यहां पर पास हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि पास का दोबारा यूज ना हो, उसका रिपीट ना हो, इसलिए हमने नॉर यूज किया है। तो नॉर उसके बाद इन्वर्जन होगा, यानी सब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब डाला है। सो इसका मतलब है राम एग्जाम पास नहीं किया, ना ही उसका भाई, यानी राम और उसका भाई दोनों में से कोई भी एग्जाम पास नहीं किया। और थर्ड सेंटेंस है राम डिडंट पास द एग्जामिनेशन फुल स्टॉप, और उसके बाद ना ही उसका भाई, नीदर डिड हिज ब्रदर, यानी नीदर हमने यहां यूज किया है। यह वाला पार्ट इन्वर्जन में आ गया। हिज ब्रदर सब्जेक्ट है और उसके पहले हमने वर्ब डाला है, यानी जो एक्शन वर्ड है यहां पर पास, उसको रिपीट होने से हमने बचा लिया है। किस वर्ड के मदद से? नॉर और नाइदर के मदद से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात और समझने की है कि नॉर हम कब यूज करेंगे और नीदर हम कब यूज करेंगे। जब दो सेंटेंस अलग अलग नहीं है, एक ही सेंटेंस है और उसके अंदर दो क्लाउजेस है, तो उन क्लाउजेस को जोड़ने के लिए हम नॉर यूज करेंगे। और जहां दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, यहां भी फुल स्टॉप है, यहां भी फुल स्टॉप है, तो हम सेकेंड क्लाउज से पहले हम नीदर यूज करेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहां पर है राम पास द एग्जामिनेशन, हिज ब्रदर ऑल्सो पास द एग्जामिनेशन, या पॉजिटिव एक्शन है। यहां राम एग्जाम पास कर गया और उसका भाई भी एग्जाम पास कर गया। अब नेगेटिव एक्शन में हमने नॉर यूज कर दिया है और नीदर यूज कर दिया है, उसका मतलब क्या है? ना ही। और इसका मतलब है क्या? भी। तो राम एग्जाम पास कर गया और उसका भाई भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सो या एज। जो एक्शन वर्ड है पास, यह दोबारा दूसरे क्लाउज में लिखा ना जाए, इसके लिए हम यहां पर सो और एज यूज करेंगे। जैसे राम पास द एग्जाम और उसका भाई भी। राम एग्जाम पास कर गया और उसका भाई भी। उसका भाई भी पास कर गया बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफी है कि और उसका भाई भी, और उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें सो यूज करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इन्वर्जन लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट से पहले सिंपल पास्ट है तो सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा और सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब को हमें यहां रिपीट नहीं करना है। सो इसका मतलब है राम एग्जाम पास कर गया, उसका भाई भी एग्जाम पास कर गया। सेकेंड सेंटेंस है, उसका मतलब है राम एग्जाम पास कर गया और उसका भाई भी, यानी यहां सो का मतलब होता है भी। थर्ड सेंटेंस है राहुल एग्जाम पास कर गया, जैसे उसका फ्रेंड, यानी राहुल भी पास कर गया और उसी तरह से उसका फ्रेंड भी पास कर गया। राहुल का फ्रेंड भी एग्जाम पास कर गया और उसी तरह से राहुल भी एग्जाम पास कर गया, यानी इसका भी मतलब भी हो गया, क्योंकि यहां पर राहुल और उसका फ्रेंड दोनों एग्जाम पास कर गया। यहां पर हमने किसको रिपीट होने से बचाया है? पास को हमने रिपीट होने से बचाया है, अदरवाइज यहां पर भी हमें पास डालना होता। सो यहां पर जो वर्ड्स आपने देखा, नॉर, नीदर, सो, एज, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका यूज हम करते हैं एक सेंटेंस में किसी एक्शन वर्ड को रिपीट होने से बचाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां भी जिस क्लाउज से पहले हम इसको यूज करते हैं, जैसे नॉर और नीदर है, इसका मतलब होता है ना ही, और सो और एज है, इसका मतलब होता है भी। जहां भी यूज करते हैं वह वाला क्लाउज
इन्वर्जन में होगा, यानी सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब डालेंगे। अब आगे आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 में है शुड, हैड और वर्ब। शुड, हैड और वर्ब, उसके बाद पार्शियल इन्वर्जन आता है, उसके बाद क्लॉज आता है। यानी शुड, हैड और वर्ब, इसके बहुत सारे यूजेस है, बट इनका यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सेकेंड है इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed। और थर्ड है if I were rich I would help the poor। यहां पर 3 तरह का कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने लिखा है। इफ यू वर्क हार्ड, इफ वाला क्लाउज या सिंपल प्रेजेंट में है और उसका सेकेंड क्लाउज सिंपल फ्यूचर में है। इसको बोलते हैं हम डाउटफुल कंडीशन या 50-50 कंडीशन, या फिर इसे हम ओपन कंडीशन भी बोलते हैं। सो यह है डाउटफुल कंडीशन। सेकेंड है इफ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरा पार्ट है वुड हैव प्लस V3, इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। और थर्ड है इफ वाला पार्ट सिंपल पास्ट है और सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज करते हैं। और दूसरा है दूसरा है वुड प्लस V1, इसको बोलते हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। इनका इन्वर्जन जब हम करते हैं तो हम डाउटफुल कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इफ को रिमूव करके शुड यूज करते हैं, और जो अनफुलफिल कंडीशन है उसके लिए हम इफ को रिमूव कर देते हैं और हैड को हम पहले लाते हैं। और जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है यहां पर हम इफ को रिमूव करते हैं और वर को हम पहले लाते हैं, और ये इस तरह से ये बन जाते हैं इन्वर्टेड सेंटेंसेस। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इसका इन्वर्टेड होगा शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यानी हमने यहाँ पर इफ को डिलीट कर दिया है और इफ के जगह पे हमने शुड यूज कर दिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते तो तुम एग्जाम पास कर गए होते। दिस इज अनफुलफिल कंडीशन। इसको जब भी हम इन्वर्टेड करते हैं तो इफ को रिमूव करते हैं और हैड को हम इफ के जगह पे लाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, दोनों का मीनिंग भी सही है और बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है इफ आई वर द PM आई वुड रिफॉर्म द विलेज पंचायत। यह है हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी कंडीशन। इसमें सब्जेक्ट चाहे आई हो या यू हो या वी हो या ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी हो, उसके साथ हम सिर्फ वर ही यूज करते हैं, दूसरा कोई भी वर्ब यूज नहीं करते हैं। सो इफ आई वर द PM, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं विलेज पंचायत को रिफॉर्म करता। यह एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी कंडीशन है, जिसका फुलफिल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। यह कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। अब उसको जब हम इन्वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इफ को डिलीट करेंगे और उसके जगह पे हम वर को लाएंगे, और क्या हुआ, वर आई द PM आई वुड रिफॉर्म द विलेज पंचायत। यानी सेकेंड क्लाउज में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उसके बाद हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं
और उसके बाद जो क्लाउज आएगा उसको इन्वर्टेड नहीं करेंगे। अब यहां पर सेंटेंस देखते हैं, शी बिहेव्ड, वह बिहेव की, कैसे, कैसा बिहेव की, सो र्यूडली, यहां पर है एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब हम सो र्यूडली को सेंटेंस के शुरू में हमने ला दिया तो सिंपल पास्ट है सेंटेंस, तो उसका इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड लाएंगे हम और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यह इन्वर्टेड हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही बिहेव्ड सो वेल, यहां पर वेल एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के शुरू में नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्जन नहीं हुआ है और सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसको हम इन्वर्टेड करेंगे तो क्या करना होगा, सो वेल जब भी सेंटेंस के शुरू में है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, तो वह वाला क्लाउज इन्वर्टेड हो जाएगा। और सिंपल पास्ट को जब भी हम इन्वर्जन में करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले डिड आता है। सिंपल प्रेजेंट को जब भी हम इन्वर्टेड करते हैं सब्जेक्ट से पहले डू या डज आता है। और दूसरा कोई भी सेंटेंस है उसको जब भी हम इन्वर्टेड करते हैं, किसी भी टेंस का हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उस पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे और फिर वह इन्वर्टेड हो जाएगा। सो रूल नंबर 6 खत्म हो गया। अब हम आपको बोलेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग द फुल वीडियो। So my dear students, if you have not subscribed to the channel, please subscribe and also press the bell icon so that you may get instant notification. Thank you very much and have a nice time.